हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज जो आपके स्टैटिक से मुख्य रूप से या और पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से जो भी आर्टिकल्स थे उसको आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें। जो आज हमारा आर्टिकल्स जो आप मुख्य रूप से देखेंगे, जैसे पीआईबी से या इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू से जो जो प्रश्न इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं, जो सुर्खियों में बने हुए थे, जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं या संभावना है, उससे संबंधित बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, जैसा कि डेली हम लोग करते हैं। ठीक, तो चलिए जल्द से हम लोग शुरू करें। जैसे पहला प्रश्न है, किस संगठन ने भारत की मानव पोर्टेबल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली वसोरैट्स विकसित किया है? ठीक है, तो इस प्रणाली का नाम क्या है? वसोरैट्स। ठीक है, वसोरैट्स डेवलपमेंट किया गया है किसके द्वारा? मानव पोर्टेबल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। यह कैसा सिस्टम है? तो मानव पोर्टेबल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। तो किसके द्वारा डेवलपमेंट किया गया, विकसित किया गया है? ऑप्शन है आपका रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो। इसकी स्थापना अगर बात किया जाए तो स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, भारत का स्पेस एजेंसी है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले बात किए थे किसका? नाविक का। ठीक है ना, तो नाविक के संबंध में आप लोग याद कर लीजिएगा। नाविक क्या है? जैसे आपका जीपीएस है यूएस का, ठीक वैसे ही इंडिया का ओन अपना खुद का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम क्या है? नाविक है। इसरो के द्वारा डेवलपमेंट किया गया है और केवल भारतीय उपमहाद्वीप का जो क्षेत्र है लगभग 15,000 किलोमीटर के आसपास, उसी को और सैन्य और जो ह्यूमन है मतलब ऐसे नागरिक हैं उन दोनों के लिए विकसित किया गया है नाविक। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। सी ऑप्शन आपका जो है वो दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। आप तेजस देखे होंगे, तेजस जब बन रहा था उस समय इसकी ज़्यादा चर्चा थी। यही जो कंपनी है ये ज़्यादा, यह इसका कंट्रीब्यूशन था। ठीक, अगला है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो किसने विकसित किया है? वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। तो मिसाइल से संबंधित है, किसने मिसाइल बनाने का काम किसको है, किसको दिया गया भारत में? DRDO को, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, अच्छा DRDO का अगर देखा जाए कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कौन सा मिनिस्ट्री है जिसके अंतर्गत DRDO आता है? कौन सा मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। पहला पॉइंट कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। दूसरा, एक आप सुने होंगे नाम और BRO का, शायद सुने होंगे BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO यह सड़क बनाने का काम करता है। कहाँ पे? जो सीमावर्ती क्षेत्र होता है, जो देश का सीमावर्ती क्षेत्र होता है, वहाँ पे क्या करता है? सड़कों को डेवलपमेंट करने का काम, बनाने का काम कौन करता है? BRO करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। अच्छा, ऐसे तो सड़क बनाने का काम कौन करता है? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा। लेकिन BRO जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस 2025 का थीम क्या है? तो विश्व कैंसर दिवस पहले आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कब मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है, यानी थीम पूछ रहा है क्या है? अच्छा, जो कैंसर बीमारी है यह जो है जो बजट है, यूनियन बजट है, इसमें भी चर्चा में रहा है। जो कुछ दवाइयां हैं उनको कम, उनका रेट जो है कम करने के लिए, और दूसरा चीज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलाज के लिए ऐसा प्रावधान कुछ किया गया था बजट में, तो इसलिए ये चर्चा में है। तो विश्व कैंसर दिवस 2025 का थीम क्या था? अद्वितीय द्वारा एकजुट। क्या था? अद्वितीय द्वारा एकजुट। इसका मुख्य रूप से क्या था?
थीम था। ठीक है, आप बताएंगे कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दीपोर बिल झील जो समाचार में था किस राज्य में स्थित है, तो दीपोर बिल झील किस राज्य में है। अच्छा देखिए, अभी लेटेस्ट में चूँकि 2024 में टोटल भारत में अगर बात किया जाए, भारत में 2024 में टोटल वेटलैंड्स जो थे, रामसर साइट्स जो थे वो कितने थे, 85 थे। कितने थे, 85। ठीक है, अब प्रेजेंट में अगर बात किया जाए 2025 में यह रामसर साइट कितने और ऐड हुए हैं, तो 4 ठो और ऐड हुए हैं। तो टोटल अब पूछा जाए कि वर्तमान में कितने रामसर साइट्स हैं इन इंडिया, भारत में, तो वो कितने हैं, 89 है। प्रेजेंट में 89 है भारत में रामसर साइट। ठीक है, जिसमें से 4 जो जोड़ा गया है, अभी लेटेस्ट जो 4 जोड़े गए हैं, वह 4 जोड़े गए हैं कहाँ कहाँ से, तो एक जो है वह झारखंड से जोड़ा गया है, झारखंड से एक जोड़ा गया है। 2 जो है वो तमिलनाडु से जोड़ा गया है, और एक जो है वो आपका सिक्किम से जुड़ा गया है। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट में यही 4 जगह से रामसर साइट्स क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी रामसर की, 89। रामसर दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये रामसर जगह है कहाँ पे, यह रामसर जगह है कहाँ पे, ईरान में। ठीक ना, तो यहाँ पे रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को, 1971 को, तब से। तो भारत में टोटल इस समय वर्तमान में अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान पूछता है कि टोटल रामसर साइट्स कितने हैं भारत में, तो कितने होंगे, 89 होंगे। 4 लेटेस्ट अभी जुड़े हुए हैं इसी वर्ष 2025 में। कहाँ कहाँ से, एक झारखंड से, एक तमिलनाडु से, एक सिक्किम से, तो सॉरी एक झारखंड, 2 तमिलनाडु और एक सिक्किम, यानी टोटल कितने जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं नए जो है रामसर साइट जुड़े हुए हैं। तो इस सब प्रश्न का उत्तर क्या होगा, असम हो जाएगा। दीपोर बिल झील जो है वो कहाँ पे स्थित है, असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में है। वन जो आप देखते हैं कि एक सिंग वाला जो राइनोज होते हैं वो भी कहाँ पे पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। हालांकि टोटल वर्ल्ड में देखा जाए तो राइनोज 4 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, तो उसमें से एक सिंग वाले जो राइनोज होते हैं वो कहाँ पे, असम में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान अगर देखा जाए वो भी कहाँ पे है, असम में है। ठीक, और मणिपुर में एकमात्र जो झील है आप जानते होंगे नाम क्या है, लोकटक झील। ठीक है, यहाँ पे तैरता हुआ एक पार्क है, काबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, काबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और मेघालय और मिजोरम, तो जब मिजोरम वाला जो क्षेत्र है वह सीमा साझा करता है किससे, आपका किससे सीमा साझा करता है, म्यांमार से। म्यांमार से तो सीमा साझा करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। और यह जो मेघालय है वह किससे करता है, बांग्लादेश से। किससे करता है, बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इस जानकारी को भी आप साथ साथ याद रखेंगे। ये स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है और जो आपका करंट वाला है, तो दोनों आपका कवर होता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के विकास के लिए कौन सा मिशन घोषित किया गया है, उस मिशन का नाम क्या है। पहला है आत्मनिर्भर परमाणु मिशन, हरित ऊर्जा परमाणु योजना, परमाणु ऊर्जा मिशन, सतत परमाणु ऊर्जा योजना। कौन सी योजना जो है लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, कौन सा है, तो परमाणु ऊर्जा मिशन है। ठीक ना, तो परमाणु ऊर्जा मिशन अभी लॉन्च किया गया है, किसके लिए, याद रखिएगा, लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए। ठीक है, अच्छा MSME का जो है परिभाषा जो है अब नया चेंज हो गया है। इसे जो बजट आया था यूनियन बजट 2025-26, इसके अनुसार अब MSME जो है इसका परिभाषा जो है क्या है, चेंज हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे, देख लेंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, वहाँ से बिल्कुल देख लेंगे MSME का परिभाषा। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई हेनिपा वायरस की प्राकृतिक मेजबान कौन सी प्रजाति है। यानी हेनिपा वायरस देखा जाए तो इसकी प्राकृतिक मेजबान कौन है, कैसे फैलता है ये पूछा जा रहा है। तो एक प्रकार से आप सुने होंगे पहले निपाह वायरस। निपाह वायरस कैसा था, जेनेटिकल जो है डिजीज था, यानी जंतुओं से भी मनुष्य में ट्रांसफर हो सकता था, ट्रांसमिटेड हो सकता था, और ह्यूमन टू ह्यूमन तो हो ही रहा था, स्प्रेड हो ही रहा था इसका। तो वायरस जनित एक रोग है, ऐसा तो पता ही चल रहा है। तो कैसे, निपाह के जैसे ही है। ठीक है, तो आप देखे होंगे एक जो फॉक्स हो, जो मुख्य रूप से देखा जाए
चमगादड़, उसका इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है। फलों को खाते हैं सब, फिर वैसे तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? फल चमगादड़। जो चमगादड़ फल खाता है, फ्रूट खाता है, उसको अगर कोई कंज्यूम कर ले फिर उसके माध्यम से हेनिपा वायरस अभी अमेरिका वगैरह में ज़्यादा या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देखने को मिल रहा है अभी समय प्रेजेंट में, इसलिए यह खबरों में बना हुआ है। अगला, भारत के किस बैंक ने हाल ही में एम्स के साथ मिलकर, किसके साथ? एम्स के साथ मिलकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस, इसका एम्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन फॉर मेडिकल साइंसेस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक ना, याद रखिएगा एम्स का, यानी भारतीय अनुसंधान, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है, भारतीय अनुसंधान आप बताइए इसका। तो ये बताइए, भारत के किस बैंक ने हाल ही में एम्स के साथ मिलकर कैशलेस लेन देन के लिए स्मार्ट पेमेंट कार्ड लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? एसबीआई के द्वारा किया गया है, ठीक है, एसबीआई के द्वारा ये काम किया गया है। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखा जाए तो स्थापना कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था? किस समिति के सिफारिश पे हुआ था? ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और कैसा यह बैंक कैसा है, मतलब इसमें ओनरशिप किसका किसका है, ठीक है, ये आप बताइएगा। अगला है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जो है पहले डीएफआई था, ठीक ना, बाद में जाके यह बना है, बैंक बना है, ठीक है, पहले ये बैंक नहीं था। 1994 के बाद से धीरे धीरे इसको निकाला गया बैंक के, अब निकाला, और ये विदेशी बैंक है, ठीक ना, ये भी ध्यान रखिएगा, विदेश का सबसे ज़्यादा इसमें क्या है? शेयर है, ठीक, प्राइवेट सेक्टर का, ठीक, प्राइवेट सेक्टर का शेयर है। फिर एक्सिस बैंक, यह भी प्राइवेट बैंक है, एक्सिस बैंक, ठीक ना, तो याद रखिएगा इसको। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ए, एसबीआई सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? ये हाल ही में किस संस्थान ने निवेशक सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म विकसित किया, डेवलप किया है? तो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने निवेशक यानी डिसइन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन और उसका विश्लेषण प्लेटफॉर्म विकसित किया है? किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको घूमना ही नहीं है, केवल ये सिंपल से याद कर लेना है, आईआईटी मद्रास के द्वारा ऐसा किया गया है, ठीक है। अच्छा, मद्रास किसका पुराना नाम था? अभी जो वर्तमान में आप जितने राज्य देखते हैं उसमें से पुराना नाम किसका मद्रास था? पुराना नाम मद्रास किसका था? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का, ठीक है। अच्छा, इस बार काशी तमिल संगमम हुआ जो है 2025 में, उसका थीम क्या था 2025 वाले का, और कितने नंबर वाला था ये, कितने नंबर का था, और कब से होता है, कब से होता है, इसको भी बताइए, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल यानी यह जो स्थानीय लेवल पर जितनी जो वस्तुएं होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा, ठीक ना, तो ये तो सीधे सीधे। अच्छा, नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और एक क्या होता है? उपाध्यक्ष इसमें होते हैं, ठीक ना, ये याद रखिएगा, ठीक। यूजीसी, अच्छा यूजीसी को भी देख लीजिए। यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी को मान्यता देने वाला एक संस्था है यूजीसी, ठीक, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक, ये भी। और नीति आयोग ना ही संवैधानिक और ना ही सांविधिक, दोनों में से कोई नहीं है, ठीक, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन पाम ऑयल के तहत किस राज्य में पहली पाम ऑयल प्रसंस्करण प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना,
अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में ट्राई जंक्शन है, किसका किसका, तो आप देख सकते हैं चाइना, इधर से भारत, उधर से म्यांमार, ठीक है। फिर म्यांमार से सीमा साझा करता ही है, चाइना से सीमा साझा ये करता ही है। यहीं पे जो नदी आती है सांगपो, तो उसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग हो जाता है, ठीक, ये आपको पता ही है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइल NRL जो है, यानी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय ऑफिस जो है उसका उद्घाटन किया है, खोला है, तो किस देश में खोला है, बांग्लादेश में, ठीक है। और हमारे देश का सबसे ज़्यादा जो है किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है, बाउंड्री, बांग्लादेश के साथ, 4000 से अधिक सीमा साझा जो है किलोमीटर से अधिक किसे करता है, बांग्लादेश से करता है। फिर बांग्लादेश के बाद म्यांमार है, फिर भूटान, ये सभी पड़ोसी देश हैं, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है और नीचे श्रीलंका, आप जानते ही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किस देश से आयातित कास्ट एल्युमिनियम मिश्र धातु पहियों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। एंटी डंपिंग शुल्क आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक में, डंप करके जब कोई वस्तु आती है किसी एक देश से किसी दूसरे देश में, तो उस पर जो शुल्क लगाया जाता है, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है, उसको एंटी डंपिंग शुल्क कहा जाता है, ठीक है। तो किस देश पे लगाया गया है, चाइना पे लगाया गया है, ठीक ना। किस देश से आयातित कास्ट एल्युमिनियम मिश्र पहियों पे लगाया गया है, तो चाइना से लगाया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा भाषा नेट पोर्टल, ये बजट में भी इसका चर्चा था, तो भाषा नेट पोर्टल किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है, हाँ, चलो, तो भाषा नेट पोर्टल किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बजट में भी इसका चर्चा था, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा, NIXI के द्वारा शुरू किया गया है, ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, भाषा नेट पोर्टल, ठीक है। अगला है, किस मंत्रालय ने सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के लिए गाइडलाइंस जारी किया है, तो किस मंत्रालय के द्वारा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये गाइडलाइंस जारी किया गया है। सट्टेबाजी और जुआ संबंधित जो प्लेटफार्म है उनको गाइडलाइंस दिया गया है इसके तहत। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने मशीन टू मशीन संचार M2M के लिए एम्बेडेड सिम के उपयोग पर सिफारिशें जारी की है, तो किसके द्वारा जारी किया जाएगा, ट्राई के द्वारा, किसके द्वारा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा आपका, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के द्वारा ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न है, इको निवास संहिता, इको निवास जो संहिता है, एक आवासीय ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, जिसका संगठन द्वारा, किस संगठन के द्वारा इसका डेवलप किया गया है, विकास किया गया था, तो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, किसके द्वारा किया गया है, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये था आज का जो मुख्य रूप से जो आपके आर्टिकल्स थे जो PIB में या इंडियन एक्सप्रेस में जो थे, जो मुख्य रूप से आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी थे, उसको हमने चर्चा किया है प्रश्न के रूप में। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।